तो दोस्तों मैं पूजा अग्रारी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूजा स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, दोहरा निषेचन के बारे में, और साथ में हम भ्रूणपोष के बारे में जानेंगे और साथ में हम भ्रूण के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोहरा निषेचन क्या है, देखिए। दोहरा निषेचन की पहले हम लिखेंगे खोज किसने की थी। इसकी खोज किसने की थी? नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, है ना। नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने फेटिलेरिया और लीलियम नामक पादप में की थी। तो नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी यह जो दोहरा निषेचन है केवल आवृत बीजी पादप में, मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट में ही पाया जाता है। दोहरा निषेचन आवृत बीजी पादपों में पाया जाता है। आवृत बीजी पादपों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि दोहरा निषेचन का मतलब क्या है। पहले हम चित्र की सहायता से दोहरा निषेचन समझेंगे, फिर उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए पहले ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये है आपका परागकण, है ना। और यहाँ पर देखिए ये है भ्रूणकोश, ये है परागकण। अब परागकण में आपने देखा होगा कि दो नर युग्मक होता है ना। दो नर युग्मक होता है, मतलब जो जनक कोशिका होती है वो विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक का निर्माण करता है। फिर उसके बाद जो कायिक कोशिका होती है वो कायिक कोशिका पराग नलिका में नष्ट हो जाती है आते आते। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटर में एक केंद्रीय कोशिका होती है या ध्रुवीय कोशिका होती है, और यहाँ पर क्या होती है, अंड कोशिका होती है। अब हम सब कुछ नहीं बनाएंगे। यहाँ पर दो सहायक कोशिका होती है, यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिका होती है, वो बाद में नष्ट हो जाती है। सहायक कोशिका कार्य है कि पराग नलिका को दिशा बता देती है, और प्रतिमुखी कोशिका बाद में नष्ट हो जाती है, जिससे हमें निषेचन होगा, बस उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए जो परागकण में एक नर युग्मक होता है वो इस अंड कोशिका के साथ युग्मक संलयन करेगा। देखिए युग्मक संलयन होगा, ठीक है। युग्मक संलयन के पश्चात ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा जाइगोट बनाएगा। पहले तो युग्मनज जिसे कहते हैं, युग्मनज, ठीक है, जाइगोट बनाएगा, ठीक है। पहली जब एक नर युग्मक अंडाणु के साथ संलयित होगा, मैं नाम लिख देती हूँ। ये देखिए पहला नर युग्मक है, और ये क्या है, अंडाणु, ठीक है। ये देखिए जब पहला नर युग्मक अंडाणु के साथ संलयित होगा, युग्मक संलयन होगा, तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। यही युग्मनज में आगे समसूत्री विभाजन के पश्चात क्या बन जाएगा, भ्रूण, ठीक है। फिर दूसरा देखिए आप, दूसरा जो ये नर युग्मक है वो केंद्रकी कोशिका के साथ संलयित होगा, इसे कहते हैं त्रिसंलयन। अब इसे त्रिसंलयन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तो अगुणित होता है, मतलब ये जो नर युग्मक कैसा होता है, ये यन होता है ना। मैं बोल सकती हूँ ये जो है यन होता है, लेकिन ये जो होता है ये 2n होता है। आप देख सकते हैं इसमें दो केंद्रक है तो ये 2n होता है, इसमें एक केंद्र तो ये 1n होता है। तो जब ये दोनों संलयित होते हैं तो इसे त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि 2 1 3, तो 3n का बनता है, 3n का क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है। क्या बनता है, 3n का क्या बनता है, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनेगा। पहले तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है ना। देखिए जब दूसरा नर युग्मक, इसे कहे, ये भी नर युग्मक ही है, ठीक है, ये नर युग्मक और ये क्या है, केंद्रकी कोशिका या ध्रुवीय केंद्रक आप बोल सकते हैं, केंद्रीय कोशिका या ध्रुवीय केंद्रक। तो जब ये दूसरा नर युग्मक और केंद्रकी कोशिका के साथ संलयित होता है तो इसे त्रिसंलयन कहते हैं, क्योंकि ये भी अगुणित होता है, ये भी अगुणित होता है, ये द्विगुणित होता है। तो दोनों मिलकर क्या होते हैं, 3n बना देते हैं, इसीलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन के पश्चात क्या बनता है,
प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। अब इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में आगे समसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनता है, भ्रूणपोष बन जाता है। और उस ये भ्रूणकोष नहीं है, देखिए ये भ्रूणकोष है जो निषेचन के पहले ही बना है, ये तो निषेचन के पश्चात बनता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना। ये जो भ्रूण बन रहा है जाइगोट के पश्चात, तो उसे ही ये भ्रूणपोष पोषण देता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे मैं बताती हूँ कि दोहरा निषेचन क्या है। देखिए यहाँ पर डालते हैं दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन देखिए इस प्रकार से पहले क्या होता है, पहले होगा क्या, पहली बार निषेचन किस में होगा, तो देख लीजिए एक बार युग्मक संलयन होगा। ठीक है, यहाँ बताया ना एक बार युग्मक संलयन, तो एक बार अब लिख वही दे रही हूँ, लिख भी रही हूँ वही। एक बार युग्मक संलयन होगा, दूसरा क्या होगा, त्रिसंलयन। त्रिसंलयन, अब बताइए युग्मक संलयन में क्या होता है, त्रिसंलयन में क्या होता है, मैं वही लिख देती हूँ। देखिए युग्मक संलयन में देखिए एक नर युग्मक दूसरी मादा युग्मक अंडाणु के साथ, दूसरे मादा युग्मक दूसरी मादा युग्मक अंडाणु के साथ संलयन के पश्चात युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है, युग्मनज। अब यही युग्मनज बाद में डेवलप होकर क्या बनाएगा, भ्रूण युग्मनज बनाता है। ठीक है, और दूसरा देखिए त्रिसंलयन में क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। त्रिसंलयन में क्या होता है, एक दूसरा नर युग्मक, देखिए दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के साथ त्रिसंलयन के पश्चात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। क्या, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। ठीक है, बनाता है। फिर से देख लीजिए, देखिए आपको रटना कुछ भी नहीं है, चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए। देखिए दोहरा निषेचन में पहला होता है युग्मक संलयन। युग्मक संलयन में क्या होता है, एक नर युग्मक दूसरे मादा युग्मक अंडाणु के साथ संलयन के पश्चात युग्मनज बनाता है। ये एक बार निषेचन हो गया। दूसरी बार में क्या होता है, दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका के साथ त्रिसंलयन के पश्चात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जो आगे डेवलप होकर भ्रूणपोष बनाएगा। वही भ्रूणपोष जो भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अब आगे देखिए भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष देख लीजिए आप, मैंने भ्रूणपोष के बारे में लिखा है कि त्रिसंलयन से ही प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। देखिए मैंने बताया ना कि त्रिसंलयन से क्या बनता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। फिर दूसरा क्या, जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बन जाएगा, भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा। क्या, भ्रूणपोष का निर्माण होगा। ये भी मैंने बताया कि इसमें समसूत्री विभाजन होगा लगातार, जिस कारण प्राथमिक भ्रूणपोष बन जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित कैसे है, क्योंकि ये भी ये नर युग्मक अगुणित होता है, ये द्विगुणित होता है। जब इन दोनों का संलयन होगा तो त्रिगुणित प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है, भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। आइए देखते हैं भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं। तो भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष के प्रकार है ना, भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष, है ना। दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा है हैलोबियल भ्रूणपोष। ठीक है, हैलोबियल भ्रूणपोष। देखिए केंद्रकीय भ्रूणपोष जो होता है उसमें आपको बस एग्जाम्पल ही याद रखने हैं, तो आप एग्जाम्पल याद रख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए है, इसमें आता है नारियल का पानी। आपने नारियल का पानी तो पिया ही होगा, तो जो नारियल का पानी हम लोग पीते हैं वो क्या है, केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं उसे। नारियल का पानी क्या है, केंद्रकीय भ्रूणपोष है। और कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या आता है, जो नारियल की गिरी होती है, गिरी को भी आपने खाया होगा, जो नारियल की गिरी होती है वो है कोशिकीय भ्रूणपोष।
क्या है, नारियल की गिरी। और ये जो हेलोबियल आता है इसमें दोनों ही आते हैं। हेलोबियल में मतलब जिसमें केंद्र की भ्रूणपोष और कोश की भ्रूणपोष दोनों ही उपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाती हूँ कि जो ये केंद्र की भ्रूणपोष में जो होता है, ये जो भ्रूणपोष है इसमें केंद्रक तो विभाजित हो जाते हैं, पर क्या होता है देखिए ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि देखिए केंद्रक तो ऐसे इस प्रकार से विभाजित हो जाएंगे। और कोश की भ्रूणपोष में क्या होता है कि इसमें केंद्रकी में और कोशिकी में आपको इस चित्र की सहायता से कोई समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नारियल का पानी आपको बस इतना ही पेपर में आएगा, आपको ये सब समझ, क्योंकि किताब में एनसीईआरटी में ये सब दिया भी नहीं है। ठीक है, तो आगे हम इतना डिटेल में समझेंगे नहीं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। आगे हम भ्रूण के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब देखिए हम भ्रूण के बारे में समझते हैं। चलिए आगे हम भ्रूण के बारे में समझते हैं। देखिए भ्रूण क्या है, तो द्विगुणित युग्मनज में समसूत्री विभाजन द्वारा ही भ्रूण का निर्माण होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो युग्मनज होगा उसमें ही लगातार समसूत्री विभाजन होगा और भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। अब आपसे पेपर में सीक्वेंस पूछ सकता है कि भ्रूण के विकास का क्रम क्या है। तो पहले देखिए जो भ्रूण होता है आपको देखना है, आप देखिए ऐसे होता है, ये जाइगोट है। ठीक है, ये जाइगोट है, इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, फिर इसके बाद क्या बन जाएगा, इस प्रकार से प्राक भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, प्राक भ्रूण बन जाएगा। इसे कहेंगे प्राक भ्रूण। ठीक है, प्राक भ्रूण के बाद गोलाकार भ्रूण बनेगा इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से गोलाकार भ्रूण बन जाएगा। इस प्रकार से गोलाकार भ्रूण बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से गोलाकार भ्रूण बन जाएगा। इसे क्या कहेंगे, गोलाकार भ्रूण। उसके बाद हृदयाकार भ्रूण बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको भ्रूण देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको भ्रूण देखने को मिल जाएगा। इसे कहेंगे हृदयाकार भ्रूण। भ्रूण इतनी अवस्था में डेवलप होकर परिपक्व भ्रूण में बदलता है, मैं बोल सकती हूँ। तो भ्रूण के विकास का क्रम यही है, देख लीजिए। इसे कहेंगे हृदयाकार भ्रूण। हृदयाकार भ्रूण। ठीक है, अब आगे परिपक्व भ्रूण का निर्माण होगा कुछ इस प्रकार से। हमारा परिपक्व भ्रूण होता है, ठीक है, इस प्रकार से आपको भ्रूण देखना है कि हमारा कैसा है, परिपक्व भ्रूण है। इसे कहेंगे हम परिपक्व भ्रूण, मैच्योर भ्रूण इसे हम कहेंगे। तो आप सीक्वेंस देख सकते हैं। देखिए सीक्वेंस कि जो हमारा भ्रूण है, पहले जाइगोट में समसूत्री विभाजन हुआ तो प्राक भ्रूण बना, फिर उसके बाद गोलाकार भ्रूण बना, फिर उसके बाद हृदयाकार भ्रूण बना, फिर परिपक्व भ्रूण निर्माण हो गया। अब देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब बीजपत्र के आधार पर भ्रूण दो प्रकार के होते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, बीजपत्र के आधार पर भ्रूण दो प्रकार के होते हैं। बीजपत्र के आधार पर भ्रूण दो प्रकार के होते हैं। भ्रूण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भ्रूण है हमारा कितने प्रकार का है, दो। कौन कौन सा, एक बीजपत्री भ्रूण और दो बीजपत्री भ्रूण। ठीक है, देखिए बीजपत्र के आधार पर हमारा भ्रूण कितना है, दो प्रकार का। बीजपत्र के आधार पर जो पुष्प में भ्रूण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक बीजपत्री भ्रूण, एक होता है द्विबीजपत्री भ्रूण। पहले तो हम चित्र की सहायता से समझेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी डिस्कस करेंगे। देखिए पहले चित्र में ही सब जो कुछ होगा वही आपको लिखना है। तो चित्र है, ये एक बीजपत्री भ्रूण का चित्र बनाएंगे, यहाँ पर दो बीजपत्री भ्रूण का चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक बीजपत्री भ्रूण का चित्र कैसे होता है, देखिए आप। देखिए ठीक है, यहाँ बीच से क्या होता है, इस
प्रकार से आप भी मेरे साथ बनाते रहिए ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए आप यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको मिलेगा, आपको प्रांकुर मिलेगा, प्लम्यूल जिसे कहते हैं, जहाँ से क्या होता है, तने का निर्माण होता है। ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, मूलांकुर देखने को मिलेगा। मूलांकुर मतलब रेडिकल, जहाँ से क्या होता है, मूल का, जड़ का निर्माण होता है। ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे आप, इसे कह देंगे प्रांकुर या प्लम्यूल कहते हैं, प्लम्यूल। ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मूलांकुर, इसे कहेंगे मूलांकुर या रेडिकल कहते हैं, जहाँ से जड़ का निर्माण होता है। और आपको यहाँ पर भ्रूणी अक्ष देखने को मिलेंगे। क्या, भ्रूणी अक्ष, किनारे पर आपको इस प्रकार से भ्रूणी अक्ष देखने को मिलेगा, इसे कहेंगे भ्रूणी अक्ष। ठीक है। इसे क्या कहेंगे, भ्रूणी अक्ष। ठीक है। अब देखिए इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे बीज पत्र। यही हमारा, जब एक बीजपत्री पौधा है तो एक बीजपत्र आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर द्विबीजपत्री भ्रूण है तो वहाँ पर दो बीजपत्र देखने को मिलेगा। तो ये एक बीजपत्री है, तो इसे यही हमारा बीजपत्र है, तो इसे कहेंगे बीजपत्र, इसे कहेंगे बीजपत्र, इसे कहेंगे बीजपत्र, इसे कहेंगे बीजपत्र या स्कूटेलम कहते हैं, इसे कहेंगे स्कूटेलम, इसे क्या कहेंगे, स्कूटेलम कहते हैं। ठीक है। इसे स्कूटेलम कहते हैं। देखिए, और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भ्रूणपोष केंद्रक, इसे कहेंगे भ्रूणपोष कहेंगे। ठीक है। इसे कहेंगे भ्रूणपोष, इसे कहेंगे भ्रूणपोष। ठीक है। देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये बीजपत्र है जिसे स्कूटेलम कहते हैं और इसे भ्रूणपोष कहेंगे। अब देखिए भ्रूणपोष में जो एक बीजपत्री भ्रूण होता है उसमें एक परत होता है जिसे कहते हैं एल्यूरोन की परत पाई जाती है। देखिए मैं आप परत बनाकर दिखाती हूँ। देखिए ये क्या है, एल्यूरोन की परत है, इसे कहेंगे एल्यूरोन परत। क्या कहेंगे इसे, एल्यूरोन परत है। ठीक है। ये देखिए एल्यूरोन परत है, ये हमारा भ्रूणपोष है। फिर इसके बाद यहाँ पर बीजपत्र देखने को मिलता है जिसे एक बीजपत्र को क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। प्रांकुर देखने को मिलेगा और साथ में प्रांकुर के ऊपर प्रांकुर चोल भी आपको देखने को मिलेगा और मूलांकुर के ऊपर मूलांकुर चोल भी देखने को मिलेगा। तो आप देख लीजिए, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रांकुर चोल। ठीक है। इसे कहेंगे प्रांकुर चोल और इसे क्या कहेंगे, मूलांकुर चोल। ठीक है। अब देखिए मैंने यही सब ऊपर लिख भी रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए एक बीजपत्री भ्रूण में एक बीजपत्र एवं भ्रूणी अक्ष होता है। देख लीजिए, एक बीजपत्री भ्रूण में एक ही बीजपत्र देखने को मिलेगा और भ्रूणी अक्ष होता है। देख लीजिए आप, बीजपत्र एक ही है ये और साथ में भ्रूणी अक्ष भी है। और देखिए भ्रूणी अक्ष क्या होता है, पार्श्व में स्थित होता है। देख लीजिए आप, भ्रूणी अक्ष पार्श्व में ही है, बीच में तो है नहीं, पार्श्व में ही है। और मैंने जो मतलब यहाँ पर चित्र में छापा है वही लिख भी रखा है, इसलिए आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चित्र की सहायता से सब कुछ सीख सकते हैं। देखिए प्रांकुर एवं प्रांकुर चोल दोनों ही स्थित होता है। देख लीजिए प्रांकुर भी है और प्रांकुर चोल भी होता है। और मूलांकुर एवं मूलांकुर चोल भी स्थित होता है। देख लीजिए मूलांकुर और मूलांकुर चोल भी स्थित होता है। और एक बीजपत्री भ्रूण के बीजपत्र को स्कूटेलम कहते हैं। देख लीजिए, इसको थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग लिख लीजिएगा इसमें से, यहाँ पे सही लिखा है। ठीक है। हाँ देखिए, स्कूटेलम कहते हैं, बीजपत्र को स्कूटेलम कहते हैं। अब देख लीजिए, अब देखते हैं दो बीजपत्री भ्रूण को। ठीक है। अब दो बीजपत्री भ्रूण को भी हम बना लेते हैं तुरंत। देखिए यहाँ देख लीजिए आप, अब ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं दो बीजपत्र बनाऊंगी क्योंकि उसमें एक ही बीजपत्र देखने को मिला था, यहाँ पर दो बीजपत्र देखने को मिलेगा। देख लीजिए, देखिए यहाँ पर, देखिए अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए आपको यहाँ पर प्लम्यूल देखने को मिलेगा। क्या, यहाँ पर प्रांकुर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये क्या है, प्रांकुर, ये है प्रांकुर जिसे कहते हैं प्लम्यूल। ठीक है। और आपको यहाँ पर मूलांकुर देखने को मिलेगा, जिस यहाँ से जड़ का निर्माण होता है, मूलांकुर।
रेडिकल, रेडिकल, इसे रेडिकल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 बीजपत्र आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र होगा, लेकिन 2 बीजपत्री में 2 बीजपत्र आपने, ये भी एक बीजपत्र है, ये भी एक बीजपत्र है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीजपत्र है। ठीक है, ये बीजपत्र है। अब जो या और ये देखिए ये क्या है, ये है भ्रूणी अक्ष है। क्या है, भ्रूणी अक्ष है। ठीक है, और ये भ्रूणी अक्ष से ऊपर का भाग क्या कहलाता है, बीजपत्रोपरिक कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजपत्रोपरिक। और जो भ्रूणी अक्ष के नीचे वाला भाग है इसे क्या कहेंगे, बीजपत्राधार कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजपत्राधार कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैंने जो चित्र में बनाया है वही ऊपर लिख रखा है। देखिए, जो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है इसमें द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र एवं भ्रूणी अक्ष पाई जाती है। आप देख सकते हैं, एक बीजपत्र, 2 बीजपत्र, दोनों मिलकर क्या है, 2 बीजपत्र है। यहाँ पर 2 बीजपत्र आपको देखने को मिल रहा है, एक या 2। ठीक है, और साथ में क्या है, भ्रूणी अक्ष पाया जाता है, ये भ्रूणी अक्ष है। अब देखिए, भ्रूणी अक्ष मध्य में स्थित होता है। देखिए मैंने लिखा है ना भ्रूणी अक्ष, ये देखिए यहाँ से लगभग यहाँ तक क्या होता है, भ्रूणी अक्ष मध्य में स्थित होता है। इसके ऊपर बीजपत्रोपरिक और इसके नीचे बीजपत्राधार होता है। देखिए, भ्रूणी अक्ष का ऊपरी शीर्ष क्या कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है। देखिए, ये भ्रूणी अक्ष है, इसका ऊपरी सिरा क्या कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है, जिसे प्लम्यूल कहते हैं। फिर भ्रूणी अक्ष का निचला सिरा क्या कहलाता है, मूलांकुर कहलाता है। देख लीजिए आप, इसका निचला सिरा क्या कहलाता है, यहाँ पर देखिए निचला सिरा क्या है, मूलांकुर, जिसे रेडिकल कहते हैं। ठीक है, और देखिए बीजपत्र के ऊपर का भाग क्या है, बीजपत्रोपरिक है। देख लीजिए, भ्रूण अक्ष के ऊपर का भाग क्या है, बीजपत्रोपरिक है, और बीजपत्र के जुड़ाव से निचला भाग क्या है, बीजपत्राधार है। देख लीजिए आप, भ्रूणी अक्ष के निचला सिरा क्या है, बीजपत्राधार है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप चित्र की सहायता से आप सब कुछ याद कर सकते हैं, तो रटना कुछ भी नहीं है, आप इसी सहायता से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण समझा दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद।